हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट है, ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट, जो आपकी हिंदी ए सब्जेक्ट है AEC में हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। चाहे आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, BCom के स्टूडेंट हो, इंग्लिश ऑनर्स के, सभी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट आपकी होगी हिंदी AEC में। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये DU के स्टूडेंट है, रेगुलर NCF सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इसमें जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को आपको सबसे पहले तो पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर एक भी टॉपिक आपने मिस किया ना, तो मतलब कि अगर वही टॉपिक आपके पेपर में आ जाए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देखते हैं। जो ओनली आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों के आंसर आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, जो आपको संप्रेषण का अर्थ हुए परिभाषा, संप्रेषण के अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण के विभिन्न तत्व और संप्रेषण का महत्व का वर्णन कीजिए। संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, प्लस इसके अलावा भी 2 क्वेश्चन और है, उनके भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसका चैप्टर सेकंड नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंसर में देखेंगे कि संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण क्या होता है, उसका अर्थ क्या निकलता है। फिर एक एक करके सारे टॉपिक डिस्कशन करेंगे। संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिकेशन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ विचार या तथ्य सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाना कि वह उसे जान एवं समझ सके। तो सबसे सिंपल शब्दों में संप्रेषण क्या होता है, तो जो आप बातचीत करने का जो तरीका आप अपनाते हैं ना, उसे संप्रेषण किया जाता है, कि जो आपकी सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, उसे वो व्यक्ति समझ सके, अपने अंदर ले सकते, उसी को संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत विचारों, सूचना, संदेशों एवं सुझावों का आदान प्रदान होता है। मतलब वही है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भावनाएं, विचार, संदेश, ये सभी को आदान प्रदान किया जाता है। मतलब कुछ लिया भी जाता है, कुछ दिया भी जाता है उस व्यक्ति को। संप्रेषण एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये हमेशा चलती रहती है, जिसके द्वारा एक दूसरे व्यक्ति को एक समूह दूसरे समूह को भावना, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और इससे ये फायदा है कि जो एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को, जो एक समूह दूसरे समूह को अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी जो भी बातें उनको आदान प्रदान करता है। मतलब इधर का उधर वो करता रहता है, लेता जाता है। किसी के पास ज़्यादा नॉलेज होती है तो दूसरे व्यक्ति को देता है, और जिसके पास कम होती है वो अपनी कुछ लेता है। तो इसी टाइप से, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो देखिए संप्रेषण का अर्थ क्या है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके समझ सकते हैं। और संप्रेषण होता क्या है, ये भी हमने बता दिया कि जो सूचना, विचारों का आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में समूह से किया जाता है, इसी को संप्रेषण कहा जाता है। अब देखिए, जो संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण की परिभाषा यहाँ पर एक राइटर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ली है। तो देखिए क्या है, संप्रेषण विचारों एवं भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सूचना पाने वाले व्यक्ति में समझ जागृत करता है। मतलब कि जो संप्रेषण क्या है, एक व्यक्ति की जो भावनाएं होती है, विचार और व्यक्ति, उसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। इसमें होता है ना कि जो उद्देश्य सूचना होती है ना, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को उसको समझ आना चाहिए, उसको देते समय ये ध्यान में रखी जाती है बातें। ठीक है, तो संप्रेषण का आपको परिभाषा आज समझ में आ गया। अब देखिए संप्रेषण के प्रकार। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहले इसको समझिए कि ये देखिए क्वेश्चन आपका बनेगा कि संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से ये बन सकता है कि मौखिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसी के अंदर 2 क्वेश्चन का पता चला। मेन हेडिंग आपकी है, क्वेश्चन ये अलग से भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। कोशिश कीजिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 टाइप से पेपर में आएगा। तो इसका आंसर देखते हैं। संप्रेषण के प्रकार में फर्स्ट है आपका मौखिक संप्रेषण। इसके अंतर्गत आपसी बातचीत, टेलीफोनिक वार्तालाप आदि शामिल है। यह कहने सुनने की
प्रत्यक्ष विधि है जिसमें चेहरे के हाव भाव व अंग संचलन से भी संकेतित संप्रेषण होता रहता है। प्रचलन देना, सीटी व घंटी बजाना आदि से श्रोता की प्रतिक्रिया का पता भी तुरंत लग जाता है। प्राचीन काल में अधिकांश संदेश वाहकों द्वारा मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था। मौखिक संप्रेषण एक सशक्त विधि है जिसके प्रमुख लाभ इस प्रकार है। तो जो मौखिक संप्रेषण क्या है, तो इसमें आप समझिए जो आपके मुंह के द्वारा, आपके हाव भाव चाल चलन के द्वारा आपको बताया जाता है। जैसे सीटी बजाने से भी आपको पता चल जाएगा कि ये सीटी बंदा बजा रहा है, या आपको बुला रहा है पास, या किसी चीज के लिए रोक रहा है। घंटी बजाते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि लंच का टाइम हो गया, घंटी या छुट्टी हो गई स्कूल में। वो संकेतों के द्वारा भी इसे किया जा सकता है। इसको टेलीफोन के द्वारा भी, बातचीत के जरिए भी बता सकते हैं कि आपको किसी का कॉल आया, आपको बता देंगे कि ये चीज़ यहाँ पर रखी है या ये काम करना है, तो टेलीफोन के द्वारा, बातचीत के द्वारा, ये सब मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया। और इसके जो निम्नलिखित लाभ होते हैं तो वो क्या होते हैं, यहाँ से देखिए लाभ इसके ये लिखे। सूचना का संप्रेषण शीघ्र होता है, तो इसमें जो सूचना है ना बहुत जल्दी किसी व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। संदेश की प्रतिपुष्टि शीघ्र हो जाती है, इसमें संदेश को भी मतलब किसी को जल्दी पहुंच जाती है, उसकी एकदम सही है गलत है पता चल जाता है। इसमें समय व धन दोनों की बचत होती है। मौखिक संप्रेषण आमने सामने की स्थिति में होता है, और ये आमने सामने जो व्यक्ति दो बैठे रहेंगे ना, जब ये हो सकता है। अतः ये प्रबंधकों व कर्मचारियों को करीब लाता है। मतलब इससे ये फायदा होता है कि आमने सामने बैठ के कोई भी बातचीत की जाती है तो वो एक दूसरे के करीब आते हैं। इसमें अच्छे मानवीय संबंधों के विकास में सहायता मिलती है, इससे अच्छे संबंध भी आप बना सकते हैं। मौखिक रूप से मीटिंग आदि के द्वारा अनेक लोगों को एक साथ संदेश देना संभव है। मतलब कि मौखिक रूप से आप मीटिंग करते हैं, एक सभा बैठाते हैं, तो उसके द्वारा जो संदेश सभी व्यक्तियों तक पहुंच जाता है। अब देखिए इसी प्रकार जो, किंतु मौखिक संप्रेषण की कुछ हानियां भी है जो इस प्रकार है। अब देखिए जैसे इसके बेनिफिट बताए, आपको लाभ बताए, उसी टाइप से इसकी हानियां भी है। तो यहाँ पर इसकी हानि लिखी गई है। देखिए, संदेश का कोई लिखित प्रमाण ना होने से कई बार कर्मचारी उस पर अमल करने से कतराते हैं। मतलब ये है कि जैसे आपने कुछ कहा, लेकिन कर्मचारी क्या कहेंगे कि ये कहीं भी लिखा नहीं, इसका क्या प्रूफ है कि अगर ये हम काम करें इसके पैसे मिलेंगे या नहीं, तो कर्मचारी डरते हैं इस बात से। इसमें भविष्य के लिए संदेश का कोई आलेख सुरक्षित नहीं रहता था। संदेश दाता कभी भी ऐसा संदेश देने से मुकर सकता है कि अगर आपने आज कुछ बोल दिया अपने मुंह से, और कल उसी बात के लिए आप मुकर सकते हैं कि मैंने कब बोला ये चीज आपको। तो यही है सेकंड पॉइंट। यदि संदेशदाता व संदेश प्राप्तकर्ता के बौद्धिक स्तर में अधिक अंतर हो या उनके स्तर में अंतर हो, तो बहुआयामी संदेश के अर्थ निरूपण कार्यान्वयन में भयावह दारक उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि जैसे आप मान लीजिए कि दो व्यक्ति, कोई कुछ कहना चाह रहा है, कोई कुछ उसका अलग मतलब समझ रहा है, तो इसमें ये होगा ना, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएंगे, उन दोनों में टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। भाषा संबंधित कठिनाइयां भी मौखिक संप्रेषण को लक्ष्य विहीनता की ओर ले जाती है। अतः मौखिक संदेश, आदेश या निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कार्य से संबंधित सामान्य निर्देश ही दिए जाए, ना कि कोई नीति निर्माण अर्थात गंभीर प्रशासनिक निर्णय। मतलब इसमें एक लैंग्वेज को लेके कठिनाइयां आ सकती है कि जो व्यक्ति को बताना चाह रहे सिर्फ वही मेन पॉइंट बताया जाए, ये ना कि कुछ भी अलग, कोई भी अलग पॉइंट उसमें बताया जाना चाहिए। तो ये तो आपका एक पॉइंट खत्म हो चुका है, जो आपको हमने यहाँ मौखिक संप्रेषण के लाभ प्लस हानियां बताए। मौखिक संप्रेषण होता क्या है ये हमने आपको बताई दे, ये इसके प्रकार में। इसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रकार का, सेकंड हेडिंग है लिखित संप्रेषण। मतलब इसमें आपके इसके लाभ प्लस हानियां प्लस इससे समझते क्या है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है इसके प्रकार के। और सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि जो लिखित संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, लिखित संप्रेषण के लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन प्लस 2, ये 5 क्वेश्चन हो गए ना टोटल आपके पेपर में। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत संदेश लिखित में एक व्यक्ति या पक्ष द्वारा दूसरे व्यक्ति या पक्ष को संप्रेषित किया जाता है। इसके विभिन्न प्रारूप इस प्रकार हो सकते हैं: परिपत्र, मैनुअल, प्रतिवेदना, चिट्ठी या पत्र पत्रिका, नोटिस बोर्ड, कार्ड बोर्ड
आदि। लिखित संप्रेषण के अनेक लाभ है जो निम्न प्रकार है। तो जो लिखित संप्रेषण क्या होता है, जो किसी व्यक्ति को किसी कागज पर लिख के या कार्डबोर्ड या कोई भी नोटिस बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, पत्र, चिट्ठी, प्रतिवेदना के द्वारा, उसे लिखित संप्रेषण कहा जाता है। तो इसके जो लाभ है निम्नलिखित होते हैं। आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा है लिखित का मतलब क्या होता है, लिखने वाली चीजें ही हो गई ना। अब इसके लाभ देखिए, इसके बेनिफिट क्या क्या है। लिखित संदेश संक्षिप्त एवं स्पष्ट होते हैं। संदेश लिखित होने के कारण भविष्य में इनका संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एकदम स्पष्ट और संक्षिप्त हो, तो इसको भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये लिखे हुए हैं, इसको आप भविष्य में कभी भी खोल के देख सकते हैं। इसमें संदेशदाता तथा संदेश प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं होती और इसमें आमने सामने के जो व्यक्ति होते हैं ना, बैठ कर, इसके लिए आवश्यकता नहीं होती संदेश प्राप्त करने वाला और संदेश देने वाले के लिए। लिखित संप्रेषण में प्राप्तकर्ता का अर्थ अनत करने की गलती नहीं करता क्योंकि उसे इसे समझने का पर्याप्त अवसर मिलता है। तो देखो इसमें ये होता है लिखित संप्रेषण में कि मतलब जो प्राप्त करता है, इसको कोई भी उसकी गलती नहीं होती क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही समय मिलता है अपने घर में बैठकर आराम से उस व्यक्ति को उसमें क्या लिखा गया उसे समझ सकता है, उसे पढ़ सकता है। सूचना प्राप्त करता है, इसके अंत निरूपण में अन्य लोगों या आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद ले सकता है। तो जो सूचना प्राप्त करता होता है, किसी को मान लो कोई लेटर लिखा उसे समझ नहीं आ रहा, तो अन्य व्यक्तियों की भी वो मदद ले सकता है कि इसमें क्या लिखा है, मुझे आप इसे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से किंतु संप्रेषण के कुछ दोष भी है जो निम्न प्रकार के। अब देखिए इसके जो बेनिफिट तो आपको बता दिया, अब इसके लॉस क्या क्या होते हैं ये भी आप जान लीजिए। लिखित संप्रेषण में प्राप्तकर्ता है, यदि वह भाषा ना समझता हो तो इसे समझने में कठिनाइयाँ होती है। अगर मान लीजिए किसी ने उसको हिंदी में लिखा है या गुजराती में लिखा है, उसे वो गुजराती नहीं आती तो उसे समझने में कठिनाइयाँ हो सकती है। लिखित संप्रेषण के प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया जानना कई बार असंभव हो जाता है या फिर काफी समय लगता है। अब आपने किसी को कोई लेटर दिया, अब वो क्या उसके मन में चल रहा है तो आपको जानने में काफी ज्यादा समय लग सकता है या को पता ही नहीं चलेगा जब तक वो व्यक्ति आपको नहीं बताना चाहेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, यह अधिक खर्चीली विधि है और इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। पैसे इसलिए लगेंगे क्योंकि इसको कागज पर लिखा जाएगा, पेन की मदद से लिखा जाएगा, डाक द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को संदेश दिया जाता है। लिखित संप्रेषण में मौखिक संप्रेषण की तुलना में अधिक समय लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा समय ही लगेगा। अब अगर आपने टेलीफोन पर बात किया तो यहाँ से आपको कहीं भी गुजरात की टेलीफोन से बात कर लेंगे और वहीं पर इसको लेटर को देने के लिए आपको डाक के द्वारा 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसके प्रकार के खत्म हो चुके हैं। लिखित मौखिक संप्रेषण के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप ये बता सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देखिए संप्रेषण की अवधारणा, तो ये क्या है, तो यहाँ से इसका स्टार्ट ही आंसर देख सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है और उसे अपने विचारों भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संप्रेषण पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे शब्दों में संप्रेषण मनुष्य के अनिवार्य आवश्यक और उनके सामाजिक जीवन का आधार भी है। तो आपको पता चला जो मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली, उसे कुछ भी अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति को एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से करने के लिए उसको संप्रेषण की जरूरत बहुत ज्यादा ही होती है उसके जीवन में। सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक दूसरे से संवाद स्थापित करना पड़ता है, इसलिए संप्रेषण द्वारा ही मानव समाज की संरचना प्रक्रिया संभव बनती है। तो जो आप संप्रेषण के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। इसके अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, इसके बिना किसी भी इस प्रकार के समाज का निर्माण संभव नहीं है। तो संप्रेषण नहीं होगा तो किसी भी व्यक्ति से कोई भी बातचीत नहीं हो सकती और पूरे समाज में कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि समाज टिक सकता है। संप्रेषण का प्रारंभ मानव जीवन के आविर्भाव के साथ होता है और जीवन पर्यंत संप्रेषण का महत्व बनता रहता है। संप्रेषण मनुष्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका इतिहास इससे भी पुराना है। पशु पक्षी आदि अपनी आवश्यकता अनुसार संप्रेषण करते हैं। तो जो संप्रेषण होता है सिर्फ मानव जीवन तक ही इसका संभव नहीं है, इससे पहले जो प्राचीन काल में जब से पशु पक्षी जन्म लिए, जब से इसका संप्रेषण का प्रयोग किया जा रहा है। उसी तरह मनुष्य भी इशारों और ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करना प्रारंभ करता है। तो मनुष्य भी जो पशु पक्षी की तरह जो इशारों से, ध्वनियों से अपना संप्रेषण करता है। आगे चलकर मनुष्य ने भाषा और उससे अभिव्यक्ति करने के लिए संकेत चिन्हों को संप्रेषण का माध्यम बनाया है। तो आपको भाषा का और जो संकेत चिन्ह होते हैं उसके माध्यम से भी संप्रेषण किए जाने लगा आगे चल के। समय के साथ जैसे जैसे तकनीकी विकास होता गया, संप्रेषण की प्रक्रिया में परिवर्तन होते गए और संप्रेषण के माध्यम भी विकसित होते गए। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव सभ्यता एवं संप्रेषण माध्यमों का विकास समांतर रूप से विकसित होता गया।
तो जैसे जैसे परिवर्तन होते गए, समाज चेंजिंग होती गई, तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया में भी चेंज आते गए और नए नए जो उपाय होते हैं, तकनीकी होते हैं, वो सब अपनाते गए लोग। तो जैसे पहले एक पशु पक्षी संप्रेषण करते थे, उसी टाइप से मनुष्य ने धीरे धीरे उसमें चेंजिंग करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह मनुष्य ने संप्रेषण की प्रक्रिया में अनवैयक्तिक संप्रेषण के प्रारंभ की, जो मनुष्य संप्रेषण के आगे बढ़ती हुई आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक जैसे माध्यम जन संप्रेषण तक विकसित हो गई है। तो जैसे ही आपको पता है, पहले बातचीत के जरिए संप्रेषण स्टार्ट किया, धीरे धीरे चल के आके आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी संप्रेषण होने लगे। जीव जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्रणाली जो अपने विचारों को शब्दों के द्वारा मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में व्यक्त कर सकता है। ये क्षमता अन्य जीव जंतुओं में नहीं है। तो जो एक मनुष्य ऐसा जो प्रणाली है कि वो लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, समझ भी सकता है, उसे मौखिक लिखित दोनों रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जीव जंतु सिर्फ अपने हाव भाव के जरिए ही उसे बता सकते हैं। आप वो लिख भी नहीं सकते हैं, आप बोल भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं जो संप्रेषण की अवधारणा या संप्रेषण से आप समझते क्या, ये सब आप पॉइंट अच्छे से लिख सकते हैं। आज संप्रेषण का महत्व हमारे जीवन के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं शिक्षा जैसे आदि क्षेत्रों में बढ़ गया। तो जो संप्रेषण है पूरे समाज में फैल चुका है। जैसे शिक्षा में देख ले, प्रशासनिक या आर्थिक जो होते हैं आपके सामाजिक जीवन में, ये सभी में आपको देखने को मिलेंगे। तकनीकी विकास से इसके महत्व को और बढ़ा दिया है। ज्ञान, विज्ञान, सूचना को लोगों तक पहुंचाने में संप्रेषण की उपयोगिता बढ़ गई है। साथ ही इसके समक्ष यह चुनौतियां भी है कि कैसे सूचना को सरल, सुगम और कम से कम समय में जान सुलभ बनाया जाए। भोजन, पानी, मकान, कपड़ा की तरह संप्रेषण भी हमारी मूलभूत आवश्यकता बन गई है। जैसे एक व्यक्ति को भोजन, कपड़े, ये सब की जरूरत होती है, रहन सहन की, घर मकान की, उसी टाइप से एक व्यक्ति को संप्रेषण की भी जरूरत होगी। बिना बातचीत किए कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता आज की डेट में। परिवार से लेकर जन समूह, राष्ट्र या विश्व तक के सुचारू संचालन में संप्रेषण की महती भूमिका है। इसके अभाव में ना ही समाज टिक सकता है और ना ही राष्ट्र, ना विश्व। तो बिना संप्रेषण के कोई भी समाज नहीं टिक सकता, ना ही विश्व टिक सकता है, ना ही कोई राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। तो आपको यहाँ संप्रेषण की अवधारणा समझ में आ गई। एक तरह से आप इसे कहा जाए तो संप्रेषण के महत्व के अकॉर्डिंग भी आप इसको बना के लिख सकते हैं, जो हमने ये पॉइंट बताया, ठीक है। तो आपका इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं कि जो संप्रेषण प्रक्रिया के मूल तत्व, कि जो संप्रेषण प्रक्रिया पूछा, इसके प्रक्रिया पूछे या इसके तत्व पूछे, तो ये पॉइंट आपको लिखने होंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका संदेश प्रेषक। संचार प्रक्रिया में वह व्यक्ति होता है जो अपने विचार या संदेश भेजने के लिए दूसरे व्यक्ति से संपन्न बनाता है। विचारों की अभिव्यक्ति लिखकर, बोलकर, कार्रवाई करके अथवा चित्र बनाकर की जाती है। मतलब कि जो संचार प्रक्रिया होती है ना, इसमें एक व्यक्ति जो होता है, किसी को अपना संदेश भेजना होता है, तो एक व्यक्ति से जो संपन्न में आता है कि उस व्यक्ति के द्वारा किसी जो विचारों को अपने भेजाएगा, लिखकर भी भेज सकता है, बोलकर भी बता सकता है, या उसे चित्र के द्वारा भी बता सकता है, ठीक है। और जो इसका सेकंड पॉइंट है, जो विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे किया जाए, देखिए, संप्रेषण का प्रारंभ किसी ऐसे विचार के पैदा होने से होता है जो संप्रेषित किया जाना है। संदेश प्रेषक को अपने विचार की पूरी जानकारी एवं स्पष्टता होनी चाहिए, अर्थात उसे साफ साफ समझ लेना चाहिए कि वाक्य कहना चाहता है। तो आपको समझ में आया, इसमें ये होता है कि जो आप अपने विचार को किसी व्यक्ति के पास भेजना चाहेंगे, उसको पैदा करते हो, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको उसको बारे में समझ आना चाहिए कि जो इस वाक्य का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है, कि जो आप उस व्यक्ति को बताने जा रहे हैं। जो इसका थर्ड पॉइंट है, देखिए, संदेशवाचक वचन। संप्रेषण प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त होने के पश्चात उसकी व्याख्या करता है। वह शब्दों, संदेश, चित्र आदि के द्वारा उसका अर्थ स्पष्ट करता है। तो इसमें देखिए, जो संप्रेषण होता है, जिसे प्राप्त हो जाती है, प्राप्तकर्ता संदेश को क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है। वो अपने मतलब से उसका शब्दों का अर्थ निकालने की कोशिश करता है, उसका क्या मतलब बताया जा रहा है, उसका अर्थ क्या है। अतः प्राप्त संदेश को अपनी समझ के अनुसार अर्थ देने, इसके विचार को गहन करना, संदेश तथा आदि शक हो तो उसे दूर करना ही संदेशवाचक कहलाता है। मतलब कि अपने विचार, उसका अर्थ निकाला, उसने समझा, उसके में अगर कोई भी गलतियां नजर आ रही है, शक हो, उसको दूर करने की जो होती है ना विधि, उसी को जो संदेशवाचन कहते हैं। संदेश प्राप्तकर्ता भेजे गए संदेश को अनुवाद अथवा अर्थ लगाकर प्रेषक द्वारा भेजे गए अर्थभाव को निश्चित में समझता है। मतलब कि जो संप्रेषण प्राप्त करता है और जो संदेश भेज रहा है, उसके द्वारा जो वाक्य उनको समझने का प्रयास करता है अच्छे तरीके से।
जो इसका 4 पॉइंट है संदेश प्राप्ति। संप्रेषण प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त कर लिया जाता है। प्रत्येक संदेश का केंद्र बिंदु संदेश प्राप्त ही होना है। अतः यह आवश्यक है कि संप्रेषण संदेश प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर ही किया जाए। मतलब कि आपने यहाँ से किसी को लेटर लिखा, उसे प्राप्त हो गया, उसने उसको समझ लिया, तो आपकी जो ये संदेश प्राप्ति सफल हो जाती है, उसे अच्छे से समझ में आ जाता है, उसे आप उसके बारे में बता सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिपुष्टि। जब संदेश प्राप्त करने वाला संदेश के उत्तर में अपनी प्रतिक्रिया या भावना व्यक्त कर देता है तब उसे प्रतिपुष्टि कहा जाता है। मतलब कि आपने किसी को लेटर लिखा, उसको उसने समझ लिया, पढ़ लिया, उसके बारे में उसको रिप्लाई दे दिया, तो उसे प्रतिपुष्टि हो गया कि मतलब उसने आपको समझ लिया। संप्रेषण का उद्देश्य पहुंचाना ही नहीं होता बल्कि संदेश के अनुसार कोई कार्यवाही करना अथवा हो रही कार्यवाही को रोकना होता है। मतलब कोई भी समस्या होती है, कोई भी कार्रवाई होती है, उसको रोकना, उसको समझना, उसके बारे में रिप्लाई देना ही होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। तो गाइस देख सकते हैं इसी का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण का महत्व। पेपर में आपसे महत्व पूछे, विशेषता पूछे, लाभ पूछे, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं संप्रेषण को अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका व्यवसाय को प्रोत्साहन। मतलब इसमें जो संप्रेषण के माध्यम से जो आपके व्यापार को ना बढ़ावा दिया गया है, आप एक देश से दूसरे देश में अपने व्यापार कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं। और लोग ये होता है ना कि जो संप्रेषण के माध्यम से लोग गाँवों से शहरों में जाके अपना व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि टेलीफोन के माध्यम से दोनों परिवार एक दूसरे के जो करीब रहते हैं, बातचीत होती रहती है। ठीक है, तो इसी में यही पॉइंट बताए गए, एक बार हम आपको बता देते हैं। संप्रेषण से कम समय में ज़्यादा काम संभव हो गया और घरेलू एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। घर के और विदेश के व्यापार में वृद्धि हुई है। ठीक है, व्यापारी घर बैठे ही सौदे कर सकते हैं और घर बैठे ही कुछ भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। और इससे ये होता है परिवार मित्र निरंतर संपन्न बनाए रखते हैं। इसलिए काम धंधे के लिए लोग अब आसानी से दूर जाने लगे हैं। मतलब एक ही गांव से शहरों में लोग जाने लगे दूर दूर तक। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है सामाजिककरण। मतलब कि जो इसमें ये होता है ना, जो समाज से लोग संबंध, अपने मित्र, अपने परिवार, अपने परिचित जो संदेश होते हैं ना, अपने आदान प्रदान अपने संदेशों को करते रहते हैं। समाज के जो कुछ नया सीखते हैं तो उन्हें देने की कोशिश करते हैं और उनसे कुछ लेने की कोशिश करते हैं, तो इससे संबंध बने रहते हैं, में सामाजिककरण होता रहता है। तो यही पॉइंट है सेकंड। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काम धंधे से लेके हर चीज में। और इसका थर्ड पॉइंट है कार्य निष्पादन में कुशलता। मतलब कि जो आपके कार्य में एकदम बढ़ोतरी हुई है। प्रभावी संप्रेषण का कार्य निष्पक्षता में श्रेष्ठता लाने में यह बड़ा योगदान है। व्यवसायिक इकाई में नियमित संप्रेषण के कारण दूसरों के इच्छित सहयोग प्राप्त है, क्योंकि वह विचार एवं निर्देशों भली भांति समझते हैं। तो मतलब जो कार्य होते हैं ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लोग दूसरों की भावों को, विचारों को एक दूसरे को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है पेशेवर लोगों के लिए सहायता। इसमें ये होता है कि जो वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये सब अपने काम के लिए एक शहर से दूसरे शहर या दूर दूर की स्थिति में लोग जाते हैं, उसे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर होम नर्स के अकॉर्डिंग जाते हैं, कार्यालय करते हैं। और जो मोबाइल के द्वारा ये होता है ना, मोबाइल टेलीफोन से उसने अपने कार्यक्रम को निर्धारित कर लिया है कि हाँ आज इस जगह पर हमें इस मीटिंग में जाना है, इसके अनुसार। तो इसमें जो परिवर्तन होते हैं, इनकी सहायता भी इनको मिलने की आवश्यकता होती है, कि वो सहायता मिलती है। अगर आपके पास टेलीफोन नहीं होगा, आपको कब कहाँ पर जाना है कुछ भी नहीं समझ में आएगा उसके, और आपकी कब मीटिंग है, कब है, क्या कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक दिन पहले ही सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इस डॉक्टर को, इस मरीज को देखने जाना है। तो यही बताया जा रहा है, इस पॉइंट में उनको सहायता मिलती है इसके द्वारा, संप्रेषण के द्वारा। जो नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री तथा वायु यातायात। संचार माध्यम समुद्री जहाज एवं हवाई जहाज की सुरक्षित यात्रा के लिए बहुत सहायता रहते हैं, क्योंकि इनका मार्गदर्शन अहम स्थान विशेष पर स्थिति निरंतर कक्ष से प्राप्त संप्रेषण द्वारा किया जाता है। तो मतलब ये होता है कि मान लीजिए संचार कर रहे हैं, एक दूसरे से दूसरे देश में समुद्र के द्वारा जा रहे हैं, या कहीं भी सुरक्षा यात्रा के लिए अगर कोई भी इन पर संकट आता है तो ये संप्रेषण कर सकते हैं अपने जो सुरक्षा प्राप्तकर्ता होते हैं उनसे द्वारा। तो इसके द्वारा इनको भी बेनिफिट हो रहा है। शिक्षा का प्रचार। मतलब कि संप्रेषण के द्वारा जो शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा समृद्ध अनेक कार्यक्रम रेडियो द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं और टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं। यह प्रणाली व्यक्तिगत अध्ययन के स्थान पर विद्यार्थियों को शिक्षा देने की एक अधिक लोकप्रिय प्रणाली
बन चुकी है। तो ये एक लोकप्रिय प्रणाली बन चुकी है, इसके द्वारा लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है शिक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञापन। रेडियो तथा टेलीविज़न जनसाधारण से संवाद के साथ साधन है तथा व्यवसायिक फर्मों के लिए विज्ञापन के महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि इनके द्वारा बड़ी संख्या में लोग तक पहुंचा जा सकता है। तो विज्ञापन के द्वारा, जो रेडियो के द्वारा जो इनके संवाद होते हैं ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पूरे समाज में, पूरे विश्व में फैल सकता है और बड़ी संख्या में लोग इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इनको पहुंचाया जा सकता है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। हमने आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो चाहिए चैप्टर 2 की तो बता दीजिएगा। इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा बताइए, संप्रेषण की अवधारणा बताइए, संप्रेषण के विभिन्न तत्व बता दिए, संप्रेषण के महत्व बताया आपको और संप्रेषण की प्रक्रिया भी हमने आपको बताई है। और प्लस आपको इसमें हमने लिखित संप्रेषण क्या होता है, उसके लाभ तथा हानियाँ, मौखिक संप्रेषण क्या होता है, उसके लाभ हानियाँ और संप्रेषण के प्रकार, ये 5 से 6 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिया। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 1 का। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन जो कहते हैं 99% चांसेस में से एक क्वेश्चन आपके इस जरूर आएगा। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार कंप्लीट आपको देखना है। इसकी नेक्स्ट क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और ये ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट है ना, 2nd सेमेस्टर बीए प्रोग्राम सभी के लिए है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।